हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं आरोह हिंदी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 13 है काले मेघा पानी दे। गद्य खंड का चैप्टर 3 है काले मेघा पानी दे। ये जो लिखा गया है वो है, इसके लेखक है धर्मवीर भारती जी। गद्य खंड से है ये। तो यहाँ पर हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं और साथ ही इसकी जो समरी है काले मेघा पानी दे के, तो इसकी समरी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फुल समरी आप यहाँ पर उसकी अटेंड कर सकते हैं यदि आपने अटेंड नहीं की है तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। और साथ ही जो बाकी के चैप्टर से, जैसे कि आरोह काव्य खंड हो गया, गद्य खंड से आप दोनों चैप्टर्स जो भी गद्य खंड और काव्य खंड, तो उनसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में सारे की चैप्टर्स की लिंक है, तो वहां से जाके आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहकर पुकारती थी या बुलाती थी? क्यों कहा जाता था? जैसे मैंने जब आपको पढ़ाई थी है तो पूरा उसमें वर्णन किया था, जैसे संस्मरण है लेखक का, तो उन्होंने बताया है किस प्रकार से जब उनके गांव में हुआ था, तो सारी चीजें वर्णन है। तो उत्तर होगा, गांव के कुछ लोगों को किशोर लड़कों के नग्न शरीर, उछल कूद, शोर और सड़क पर कीचड़ के कारण चिढ़ थी। वे इन सभी बातों को अंधविश्वास मानते थे और इसलिए उन्होंने इस समूह को मेंढक कहा, मेंढक मंडली का नाम दे दिया। दो नाम कहे गए जो घुमा करते थे, जैसे पहले के इसमें प्रचलन था कि यदि वर्षा नहीं होती है तो कुछ कार्य करना होता है, त्याग देना होता है। इसी कारण ये जो सेना थी वर्षा लाने का काम करती थी, ऐसा माना जाता था। इनका अंधविश्वास था कि ये जाएंगी, मिट्टी में लोटपोट होगी, निर्वस्त्र जाएगी, उछल कूद करेगी, घरों घर जाकर इनके ऊपर पानी डाला जाएगा तो इससे वर्षा जल्दी होगी। इसी कारण इनको ऐसा नाम दिया गया था मेंढक मंडली। जैसे मेंढक के बुलाने पर वर्षा होती है, जब मेंढक बोलता है उसकी बोली, तो यहाँ पर क्या होता है, माना जाता है कि वर्षा जरूर होगी, तो इसी कारण इनको मेंढक मंडली भी कहा जाता था। और इंद्र जो है वर्षा के देवता है, इसी कारण इनको इंद्र सेना भी कहा जाता था। तो ये बच्चे क्या करते थे, भगवान इंद्र से वर्षा करने के लिए इकट्ठा होते थे और विनती करते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक थे और मिट्टी से पानी मांगते हैं, इसलिए इंद्र बादलों का सम्मान करते हुए सारा पानी मुझे दे देते हैं, यानी मंडली को दे देते हैं, ऐसा मानना था। तो ये पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे के और प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? देखिए इसमें जो लेखक है और जीजी दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, क्योंकि जीजी जो है वो पारंपरिक विचार यानी पुराने विचारों वाली है और पुराने पारंपरिक सारी परंपराओं को मानने वाली, परंतु जो लेखक है वो आधुनिक दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं। इस कारण दोनों के विचारों में मतभेद हो सकते हैं, परंतु लेखक बहुत प्यार करते हैं अपनी जीजी से और जीजी भी उतना ही प्यार करती है लेखक को, उनके छोटे भाई जो है। इसी कारण तो दोनों में परस्पर बॉन्डिंग जो है बहुत अलग तरीके की है, चूंकि विचार नहीं मिलते परंतु उतनी है। तो यहाँ पर जो जीजी है वो इस बात को सही मानती है कि वर्षा जरूर होंगी, उनका मानना है, और समझाए में उसको तर्क भी दे देती है उनके भाई को कि और वो लेखक जो है वो अपनी बहन को दीदी की जगह जीजी कहा करते थे, पुराने जैसा पहले दीदी की जगह जीजी कहा करते थे पुराने जमाने में। तो बिल्कुल वही है। तो दीदी जो है यानी जीजी कुछ तर्क देती है, कौन कौन से, कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्रदेव को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वे प्रसन्न होकर वर्षा के माध्यम से पानी देंगे। अर्घ्य यानी जब हम सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उसको भी अर्घ्य कहा जाता है, जैसे हम लोटे में भरकर चढ़ाते हैं, यानी किसी को हम उसकी तरफ से यहाँ पर प्रसन्न करने के लिए दे रहे हैं। तो वो अर्घ्य यदि हम चढ़ाएंगे, जैसे बच्चे की टोली जो जाती है उसके ऊपर जो बाल्टी बाल्टी भर भर कर पानी डाला जाता है, तो वो जो पानी डाला जाता है उससे क्या होगा, सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं उसका। जीजी का मानना है कि जो पानी बच्चों पर डाला जा रहा है जो टोली पर, वो क्या हो रहा है, वो चढ़ावा चढ़ रहा है, अर्घ दिया जा रहा है किसको, इंद्रदेव को। इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और हमें ज्यादा देंगे, क्योंकि हम पानी थोड़ा सा दे रहे हैं तो इंद्रदेव बदले में हमें इसका 100 गुना देंगे, ऐसा माना जाता है। तो वही जीजी ने बताया है। तो वही दान फलीभूत होता है जो त्याग भावना से दिया गया हो। जिस वस्तु की अधिक आवश्यकता उसके दान से ही फल मिलता है। जैसे कि इसका पूरा अर्थ है, मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तब भी बताया था, दान कौन सा सफल होता है, दान वो सफल होता है जैसे कि आपके पास में एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, परंतु यहाँ पर आप वो चीज दान दे दे, तो ये बिल्कुल भी दान नहीं। जैसे कि आपके पास में 4 जोड़ी जूते पड़े हुए हैं, उनमें से आप एक यूज नहीं करते, तो आपको क्या करेंगे, 4 में से एक जो है वो दान दे देंगे, तो ये दान नहीं है। आपको इसका पुण्य नहीं मिलेगा बल्कि आपको इसका फल मिलेगा। दान तो वो होता है जो आपके पास केवल एक चीज हो और सामने वाले को भी इसको बहुत जरूरत हो। जैसे आपके पास केवल एक जोड़ी छाता है समझ लीजिए, और सामने वाले को इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है और आप उसको दान दे देते हो, तो ये सही मायने में दान है और इसका आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये दान की जो महत्ता है वो जीजी ने यहाँ पर बताई है। चलिए अगला है, ग नंबर का क्या तर्क दिया था, किसान जिस तरह फसल उगाने के लिए धरती को अपने सबसे अच्छे बीजों का दान कर बुआई करता है, वैसे ही पानी वाले बादलों से प्रचुर पानी पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डालकर पानी की बुआई की जाती है। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल जीजी और एक तरीके से देती है, फसल किसान के लिए अब उसे फसल उगाना है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ वहां पर गेहूं हो, कुछ भी बीजे हो, खेत में डालना पड़ता है।
अब वो ये बीजे डालेगा तभी तो उसे जो है जो जितना भी गेहूँ है वो होगा, पूरे खेत भर भर कर गेहूँ होगा। इसके लिए उसे कुछ जो है बीज वो तो डालना ही पड़ेगा अच्छे अच्छे, यानी बिल्कुल अच्छे बीज जब वो डालेगा बहुत सारे, इसके लिए उसे कुछ बीज तो दान देने ही होंगे तभी जाकर उसे और मिलेगा। तो इसका उदाहरण यहाँ पर जीजी ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न है आपको, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो जो गुड़धानी एक खाद्य पदार्थ है, क्या है? तो गुड़धानी यानी खाने का जो हम खाते हैं, जैसे कि गुड़ और अनाज के मिश्रण से मिक्स करके बनाया जाता है, उसको गुड़धानी कहा जाता है। तो बच्चे बादलों के साथ साथ गुड़धनी से पानी मांगते हैं, यानी जो उनको ये भी चाहिए, अनाज भी और गुड़ भी चाहिए, और पानी से क्या होंगी, उनकी प्यास बुझेगी। साथ ही अच्छी बारिश से ईख और धान पैदा होता है। यहाँ गुड़धानी का मतलब है गन्ना और अनाज, क्योंकि जो यहाँ पर गन्ना है उसको भी कहा जाता है। तो गाँव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित, और कृषि किस पर होती है? वर्षा पर। तो यदि वर्षा पर निर्भर है कृषि, तो वर्षा कम होंगी ज़्यादा होंगी, इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा? कृषि पर। इसी कारण जब अच्छी बारिश होती है तभी फसल अच्छी होगी और फिर लोग झूमेंगे। इसलिए वो अपने साथ क्या मांग रहे हैं? गुड्डे भी मांग रहे हैं, मतलब जो गुड़धानी है वो भी यहाँ पर मांग रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल पियास है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको कवर करना है। गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों की प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? क्योंकि लेखक ने इसमें वर्णन भी किया है पाठ में बहुत अच्छे तरीके से, जो हिस्सा है हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का, वहाँ पर कितने प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियाँ हैं, तो उन स्थितियों का लेखक ने बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। तो इसका अर्थ होगा उत्तर, गागरी फूटी बैल पियासा इंद्र सेना के खेल गीत में खासकर इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल हमारी कृषि संस्कृति का अविभाजित हिस्सा है, क्योंकि बैलों के बिना तो खेती की पहले कामना ही नहीं की जा सकती, खेती करना बहुत मुश्किल था। बैलों से ही यहाँ पर बहुत सारी खेती को जो है काम में लिया जाता था, इनके कारण ही जो काम थे वो आधे हुए जाते थे। या यूँ कहे कि बैल भारतीय कृषि प्रणाली और संस्कृति की रीढ़ है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, खेतों की जुताई करके बैल उपज को फलदायी बनाता है यहाँ पर, और यदि बैल ही प्यासे रहेगा तो खेत की जुताई तो मुश्किल हो जाएगी। तो यही यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये ना केवल हमें प्रभावित करेंगी बल्कि जो कृषि जीवन है उसको भी प्रभावित करेगी। इसी कारण बैलों को यहाँ पर महत्ता दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक अगला है। तो इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? जैसा कि जो टोली जाती है वो जगह जगह हर घर के सामने, गली मोहल्लों के सामने जाती है, और एक ही नारा होता है, बोलो गंगा मैया की जय। ये ऐसा नारा इसलिए ताकि जो सभी लोगों को पता चल जाए टोली आ गई। और टोली अभी जो आती है बच्चों की इंद्र सेना मेंढक टोली, ऐसे करके जब नारा लगाती है गंगा मैया की जय, तो सभी को लगभग पता चल जाता है कि टोली आ चुकी है। तो ये जो प्रश्न है इसमें बताना है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? जैसे यहाँ गंगा नदी का नाम आ रहा है, इसमें जो नदी है उससे संबंधित है, क्योंकि गंगा मैया की जय मतलब गंगा जी को मानते हैं। तो इस परिवेश से क्या महत्व हो सकता है? चलिए इसका देखेंगे कि चूंकि हमारे यहाँ पे जो नदियाँ है उसको हम माँ का दर्जा देते हैं, हमारे लिए पूजनीय है। केवल नदी नहीं मानते, हम उसकी पूजा भी करते हैं। जितने भी क्षेत्र में अपने आसपास भी नदियाँ ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र की, वहाँ पर सभी नदी हमारे लिए पवित्र है, पूजनीय है। तो वही बताया है, भारतीय समाज में गंगा नदी एक नदी नहीं परंतु माँ है। यह पूजनीय है। भारत के इतिहास में गंगा का धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। उसमें पानी नहीं अमृत तुल्य जल प्रवाहित होता है। कोई भी नदियों की बात कर लेता है, चाहे हम गंगा, ताप्ती, नमुना, यमुना, इन सभी चीज़ों की, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सभी नदियों की बात कर ले, उनकी जगह जगह पूजा ही की जाती है। तो वही बताया, उसमें पानी नहीं अमृत तुल्य जल प्रवाहित होता है, क्योंकि हम जो जल है उसको भी बहुत पवित्र मानते हैं। और गंगा ने तो ना जाने कितनी सभ्यताओं और संस्कृतियों को अपने आगे उभरते और गिरते देखा है। जल में सर्वोत्तम गंगा जल है, और इन्हीं कारणों से इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, क्योंकि उन्हें पानी की भी आस है। इसी कारण वो गंगा मैया की जय बोलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना भक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में आपको इस कथन के औचित्य की समीक्षा करना है, मतलब ये कथन किस तरीके से सत्य है या इस कथन की क्या राय हो सकती है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर कंप्लीट करें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जीवन की कई सच्चाइयां आत्मा में छिपी है। बहुतों से पता चलता है कि यह जीजी और लेखक के बीच संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ के अनुसार लेखक धर्मवीर भारती जो है, इस ग्रंथ के अनुसार लेखक धर्मवीर भारती से बहुत प्यार करता है। मतलब वो जो लेखक है वो अपनी जीजी से बहुत प्यार करते हैं। दोनों के आपस में जो है बॉन्डिंग अच्छी है, परंतु उनके जो विचार है थोड़े मतभेद है उसमें।
और वह कई धार्मिक कृत्यों का आयोजन करता है जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानते हैं। मतलब उनकी बहन जो है, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं उनके गाँव की जो बात है। लेखक उन तर्कों में कटौती नहीं करता, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि रिश्ते में हमारी इंद्रिय शक्ति विभाजित हो जाती है और इस तरह से बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है। बुद्धि शुष्क है और तर्क पर आधारित, लेकिन भावना में तर्क का कोई स्थान नहीं है। फिर विश्वास प्रमुख है, जैसे जीजी जो सारी कुछ भावनाओं में बह जाती, सब कुछ भावना के अंतर्गत करती है, उसी के लिए यहाँ पर उसमें तर्क कुछ नहीं है। यदि उसे कहा जाएगा कि ये बिल्कुल असत्य है, ये अंधविश्वास है, तो भी जीजी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि भावना जुड़ी हुई है उनकी, और भावना जो है तर्क का स्थान नहीं ले सकता, इसमें कोई भी स्थान नहीं। इसी कारण यहाँ पर बताया गया, उसके लिए विश्वास बहुत महत्व रखता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज के उपयोगी कोई रचनात्मक कार्य किया हो? तो आपको उसका उल्लेख करना है। तो आप अपने अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं यदि आपने कभी देखा हो। तो इसमें मैं बता देती हूँ आपको कैसा लिखना है। सेना अंदर सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह सामूहिक प्रयास है जो किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता रखता है। साधारण सी बात है, यदि आप सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हो तो सफल जरूर होगा। वही यहाँ पर आंदोलनों के बारे में बताया गया है। जैसे कोई सामूहिक शक्ति, आतंकवाद, अत्याचार, इन सभी समस्याओं को जल्द समाप्त किया जा सकता है यदि ठीक से काम करते हैं इस पर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आगे, और इसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो जो जैसा यहाँ पर लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात की, तो वही प्रश्न उससे बनता है। तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र, वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? क्यों भर देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको जरूर याद करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बरसात होती है, उसके बाद खेतों में जो है बीज, यहाँ पर सब कुछ काम हो जाता है फसल का, इसी कारण उनमें उल्लास भी रहता है बना हुआ। तो उत्तर होगा भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा कृषि पर निर्भर रही है और आगे रही, क्योंकि अगर हम तकनीकी विकास के बावजूद कृषि में मजबूत है तो इसे कैसे भूल सकते हैं। हाँ, यह और बात है कि अगर उन तकनीक का कृषि में उपयोग किया जाता है तो हम हमेशा के लिए अनाज की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक बने रहेंगे। कृषि प्रधान समाज में सभी महीने महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आषाढ़ की चढ़ाई उन्हें भर देती। क्यों? क्योंकि इस महीने को वर्षा ऋतु का प्रतीक माना जाता है। अच्छी फसल की उम्मीद होती है इस महीने में, और अधिकतम वर्षा भी होती है, और इससे क्या होगा, यदि बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी। तो बस यही कारण है कि आषाढ़ से शुरुआत होगी और किसानों की उम्मीद जो है, खुशी वो बढ़ने लगेगी। फसल का पूरा होता है, बच्चे गाते हैं, इसी कारण जो ये महीना लगभग बहुत अच्छा गुजर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न में आपको बताना है, पाठ के संदर्भ में उसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताया कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका। बादल यानी बारिश के बारे में है, तो उस पर भी वर्णन आप इसमें कर सकते हैं। जैसे बादल जो है हमारी प्यास बुझाते हैं, खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो ये वर्णन इसमें कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो जीजी के द्वारा बताया गया था कि त्याग कौन सा होता है, दान कौन सा होता है, तो त्याग तो वह होता है जिससे आप, वहाँ पर पूरा सेंटेंस आपको मिल जाएगा, उसी का फल मिलता है। तो अपने जीवन के किसी प्रसंग से सूक्ति की सार्थकता समझाई। कोई प्रसंग ऐसा हुआ जो आपको पता चला हो कि फल आपको इसका मिला है, बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप इसमें, आप सिंपल सा एक उदाहरण बता दीजिए। पर्यावरण से संबंधित अन्य संकट, जैसे कि हमने जो करा है, मानव जो है प्रकृति का लगातार दोहन कर रहा है, उसका यूज तो कर रहा है परंतु उससे दे कुछ नहीं रहा। तो सब कुछ ले रहा है परंतु देना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पेड़ को काट रहा है परंतु पेड़ कभी लगा नहीं रहा, तो ये कारण है। उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे भूमि का बंजर होना, वर्षा की कमी, बाढ़ का प्रकोप, सूखा बढ़ना, सूखा बहुत पड़ता है, तो इस कारण यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप लिख सकते हैं, उद्योग और वाहनों द्वारा बढ़ता वायु प्रदूषण, कल कारखानों से बढ़ता जल प्रदूषण, वाहनों से, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आज के इस वीडियो में हमने काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया था। ये गद्य खंड का चैप्टर 3 है और आरोह का चैप्टर 13 है। तो यहाँ पर आपको ऐसे वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी उन सभी को वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन सभी को वीडियोज मिल सके, और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। और सारे चैप्टर्स आप अटेंड कर सकते हैं, चाहे पद्य खंड हो गद्य खंड हो, मैं सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा दी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस जाना है चैप्टर्स को, वहां से आप डायरेक्टली जो है समरी भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। तो दोनों के वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।